तो गाइज आज का पहला न्यूज यहाँ पर किससे रिलेटेड है, ये है आपका सिकल सेल अनीमिया से रिलेटेड। तो आप सभी लोगों को पता है सिकल सेल अनीमिया जो है एक ऐसी डिसीज है जो कि काफी ज्यादा उसमें रहती है, न्यूज में रहती है। अब वो क्यों रहती है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा एक टारगेट है कि हमें इसे 2047 तक कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। अब होता क्या है प्रॉब्लम कि ये जो एक डिसीज है ये सबसे ज्यादा प्रेवलेंट किस में है, ये विमेन एंड चिल्ड्रन में है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो बाय व्हेन डज द सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन एम टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया इन इंडिया? तो ये कब हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, बाय द ईयर 2047। अच्छा, एक और चीज है इंश्योरेंस फॉर ऑल, है ना, इंश्योरेंस फॉर ऑल, ये भी हम कब तक अचीव करना चाहते हैं, ये भी हम 2047 तक ही अचीव करना चाहते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड है होता क्या है। तो देखो हुआ क्या है यहाँ पर कि आपके पास में हीमोग्लोबिन जो होता है, राइट, इसकी कमी हो जाती है। अब हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ना एक जेनेटिक डिसीज है। जेनेटिक डिसीज क्या होती है, जैसे डायबिटीज है, तो अगर घर में किसी को डायबिटीज होगी ना तो उनके बच्चों को भी हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं या तो कैरियर जीन्स में आपका डायबिटीज आ जाता है या तो फिर उनको सच में ही हो जाता है, राइट। तो आपको जेनेटिक म्यूटेशन देखने के लिए मिलता है, आपके जो जेनेटिक्स है वो चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नॉर्मल राउंड शेप जो होती है ना एक हमारे ब्लड सेल की, तो आरबीसी की नॉर्मल राउंड शेप नहीं रहती। वेदन क्या क्या होता है, यहाँ पर एक सिकल सेल ये अचीव कर लेते हैं, इनकी जो शेप है ना एक सिकल के फॉर्म में बन जाती है। ओके, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया डिसीज बोलते हैं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये भी अलग अलग तरह की होती है। अगर क्रोनिक एनीमिया हो गया तो फिर बहुत ज्यादा यहाँ पर वीकनेस, पेलनेस, फटीग देखने के लिए मिलता है। और अगर हम बात करें, ये यहाँ पर क्या करता है, इंटेंस पेन कॉज करता है बोन्स के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम हमारी न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज किससे रिलेटेड है, हाउ मेनी हेल्थ कार्ड्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्क्रीन्ड इंडिविजुअल्स अंडर द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन? तो ये जो हमारा नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन आया है, अब इसमें पूछ रहे हैं कि कितने इन्होंने यहाँ पर हेल्थ कार्ड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ऑलरेडी, ताकि यहाँ पर इस मिशन को अचीव कर पाए, राइट। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर, एक ऑप्शन है 1.5 करोड़, दूसरा है 2.6, तीसरा है 5 करोड़, चौथा है 7 और पांचवा है 16.7 करोड़। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑफ कोर्स आंसर आपकी स्क्रीन पर है तो आप खुद भी देख सकते हैं, बट थोड़ा सा इसे रटने की कोशिश करना। तो ये यहाँ पर 2.6 करोड़ है। ठीक है, अच्छा ये मिशन आपका कब लॉन्च हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये लॉन्च आपका आज से 1 साल पहले हुआ था, दैट इज 2 साल पहले, जुलाई 1, 2023 में। ओके, अच्छा इसके अलावा इसके की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर 7 करोड़ लोग जो हैं उनको स्क्रीन टेस्ट करेंगे, उनके टेस्ट करेंगे कि यहाँ पर कितने लोगों को 7 करोड़ लोगों में क्या है, सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है। तो ये लोग जो होंगे इनकी एज कितनी होगी, 0 से 40 इयर्स का एज ग्रुप रखेंगे और 17 स्टेट्स में ये देखा जाएगा, स्क्रीन टेस्ट होगा। और कौन से ईयर तक होने की बात है, 25-26 जो कि करेंट फाइनेंशियल ईयर है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर ये लोग टारगेट किसको कर रहे हैं मेजरली, सबसे पहले तो ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि हमें कुछ कैंपेन्स वगैरह लगाने रहेंगे और इसके प्रिवेंशन की तरफ काम करना होगा। अच्छा, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगी, तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रहेगी इन्वॉल्व। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व रहेंगी, राइट। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो मिशन है ये नेशनल हेल्थ मिशन के साथ में इंटीग्रेट कर दिया गया है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एज पर वर्ल्ड बैंक, अबाउट हाउ मच इन्वेस्टमेंट विल इंडियन सिटीज रिक्वायर बाय 2050 टू बिल्ड क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज? तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है इसकी एक रिपोर्ट आई है। अब ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है ये यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज में है उसकी बात कर रहा है।
ठीक है। तो पूछ रहे हैं आपसे कि अब क्या बोला गया है कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा 2050 तक, ताकि जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है सिटीज में और जो सर्विसेज हैं वो क्लाइमेट रेजिलेंट हो, कि क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर अपना फोकस कर पाए, ऐसा ना हो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन चला जाए। तो हमें यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा ये आपको आंसर में बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर $1 ट्रिलियन, दूसरा है $2.4 ट्रिलियन, तीसरा है $4 ट्रिलियन और चौथा है यहाँ पर आपका $10.9 ट्रिलियन और पांचवा ऑप्शन है $30 बिलियन। तो बताओ यहाँ पर क्या आपका आंसर रहेगा और क्या इस न्यूज में बोला गया है? तो आपको सबसे पहले तो डेफिनेटली इसका आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा $2.4 ट्रिलियन। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की ऑन इंडियन सिटीज, राइट, तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है, ये किस पर है? इंडियन सिटीज पर है। अच्छा, अब इसका नाम क्या है? बियॉन्ड द नगेट्स। ओके, क्या नाम है इस रिपोर्ट का आपका? बियॉन्ड द नगेट्स। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने कोलैबोरेशन किया है। किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ में कोलैबोरेशन किया है और एक रिपोर्ट निकाली है टवर्ड्स द रेजिलिएंट एंड प्रॉस्पेरस सिटीज। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि भाई इंडियन सिटीज जो है उनको कम से कम $2.4 ट्रिलियन मिले, तब कहीं जाकर इंडियन सिटीज क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ पाएंगी। ओके, और यहाँ पर क्या बोला गया है इसके अलावा? इसके अलावा यहाँ पर कुछ और बातें बोली गई है, एक अलग पेपर ले लेते हैं उसमें लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि कंट्री की जो अर्बन पॉपुलेशन है, हमारे देश की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। कितना इंक्रीज हो जाएगी? डबल हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो 951 मिलियन हो जाएगी बाय 2050, राइट। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि अभी यहाँ जो पॉपुलेशन आपकी 2030 में है, तो 2030 से 2050 के बीच में पॉपुलेशन हमारी डबल हो जाएगी। एंड इसके अलावा दो मेजर प्रॉब्लम्स देखने के लिए अर्बन सिटीज को मिलेंगी। एक तो है फ्लडिंग की, कि बार बार बाढ़ आ रही है, और दूसरा होगा अर्बन हीट। ठीक है, तो यहाँ पर इन दो प्रॉब्लम्स की बात की गई है कि ये दो मेजर प्रॉब्लम्स देखने के लिए हमें मिलेंगी। इसके आगे बात करें तो यहाँ पर एक और चीज बोली गई है कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, एंड अर्बनाइजेशन है, क्लाइमेट चेंज और अर्बनाइजेशन, ये यहाँ पर दो मेन पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से स्टॉर्म वाटर रिलेटेड या फिर फ्लूवियल फ्लड रिस्क हमें देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर ये 2070 तक 3.6 से 7 टाइम्स तक, सोच रहे हो, 3.5 गुना से 7 टाइम तक यहाँ पर आपकी जो फ्लड्स हैं इनसे होने वाला रिस्क बढ़ जाएगा। और जो लॉसेस हैं वो लॉसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि 14 से 30 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएंगे। बाय विच ईयर? बाय द ईयर 2070। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले तो फ्लडिंग की वजह से 4 बिलियन का लॉस देखने के लिए मिला हमें 2023 में, जो कि 14 से 30 बिलियन हो गया बाय 2070। तो 46.4 मिलियन का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको एक बार प्लीज रट लेना थोड़ा सा। तो 4 बिलियन लॉस हमें अभी हो रहा है। कितना बिलियन लॉस हो गया है हमें 2023 में? 4 बिलियन रुपए का, डॉलर्स का। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2070 तक? 14 से 30 बिलियन तक हो जाएगा, राइट। इसके अलावा इन्होंने और क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि जो हीट रिलेटेड डेथ्स हैं, जो ऐसे बहुत ज्यादा हीट होती है तो आप लोग देखते हैं ना काफी डेथ हो जाती हैं, तो ये बोल रहे हैं कि ये डबल हो जाएंगी और 3 लाख तक पहुंच जाएंगी। कौन से साल तक? 2050 तक, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी और अर्बन हीट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कम से कम आप देखेंगे कि 3 लाख लोगों की मृत्यु हो सकती है। एंड इसके अलावा इन्होंने बोला है कि हमें हो सकता है जरूरत पड़े कि हम अपने वर्किंग आवर्स को शिफ्ट कर लें अर्ली मॉर्निंग्स की तरफ एंड लेट आफ्टरनून्स की तरफ, और अर्बन ग्रीनिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की तरफ जाएं, जिससे कि कम से कम हम 1.3 लाख लाइव्स को तो बचा ही पाएंगे।
वरना यहाँ पर 3 लाख लोगों की मृत्यु होने का खतरा हमारे ऊपर आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, इन्होंने अर्बन हीट आइलैंड की बात की है। अब नाउ दिस इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड में इन्होंने बोला है कि कम से कम यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंट और सीवियर हीट वेव्स आ रही हैं, इनका इम्पैक्ट यहाँ कंपाउंडेड हो जाएगा और ज्यादा डबल ट्रिपल कर बढ़ेगा, जिसकी वजह से इंडियन सिटीज में डेथ डबल हो चुकी होंगी 2050 में। अब अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता क्या है ये समझो। मान लो यहाँ पर आपके पास में कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है ना, अब उस कंट्री सॉरी सिटी है, अब उस सिटी में ना जो बिल्डिंग्स हैं वो काफी हाई होती हैं और बिल्डिंग्स ना आपस में बहुत क्लोजली बनी होती हैं, जिसकी वजह से हीट ना ट्रैप हो जाती है। अब होता क्या, हीट कैसे ट्रैप होती है, जो विंड्स होती हैं, विंड्स यहाँ पर ज्यादा ऊपर उड़ नहीं पाती हैं, ट्रैप्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो गर्मी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आ जाते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल? प्राइमरी गोल क्या है यहाँ पर ऑफ द पार्टनरशिप? किसके बीच में पार्टनरशिप हुई है? क्रेडेक्स एंड केनरा बैंक के बीच में। तो क्रेडेक्स एक यहाँ पर कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इनकी पार्टनरशिप देखने के लिए मिल रही है केनरा बैंक के साथ में रिगार्डिंग डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसका गोल क्या है। पहला बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये कोलैटरल रिक्वायरमेंट्स जो है एमएसएमईज की, उनको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दूसरा बोल रहे हैं फास्टर कोलैटरल फ्री एक्सेस देना चाहते हैं टू वर्किंग कैपिटल फॉर बिजनेसेस। तीसरा बोल रहे हैं नंबर ऑफ एमएसएमईज को रिड्यूस करना चाहते हैं। चौथा बोल रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम जो है उसे डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। और पांचवा बोल रहे हैं कि डिजिटल ट्रेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स को बंद करना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो आंसर होगा वो है कि हमें फास्टर कोलैटरल फ्री एक्सेस देनी है ताकि वर्किंग कैपिटल जो है बिजनेसेस का वो मिल पाए। अब देखो वर्किंग कैपिटल होता क्या है, पहले तो ये समझो। वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि पूरा जो ऑपरेशन एक कंपनी परफॉर्म कर रही है, रॉ मटेरियल खरीदना, उसको प्रोसेस करना, फिर उसे बेचना, बेचने के बाद कैश रिसीव करना, इस पूरे प्रोसेस में जो पैसा लग रहा है कंपनी की साइड से वो होता है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल यहाँ पर बिजनेसेस को चाहिए होता है तो बहुत बार उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ता है। अब जब वो लोन लेंगे तो उन्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ कोलैटरल्स की जरूरत होगी, तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। तो अपनी एक पार्टनरशिप देखने के लिए मिली है डिजिटल डीटीएक्स प्लेटफॉर्म के साथ में, जिसमें कि यहाँ पर केनरा बैंक और क्रेडेक्स मिलकर चाहते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल लोन्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेसेस को, उसमें हम कोलैटरल फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर पाए। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। कौन सा एयरपोर्ट है जो कि वर्ल्ड का बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है इन ट्रेवल एंड लेजर्स 2025 लिस्ट? तो ट्रेवल एंड लेजर की अपनी एक यहाँ पर लिस्ट आई है जिसमें इन्होंने बताया है कि वर्ल्ड का बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा रहेगा। तो अब आपको इसका नाम बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं सिंगापुर, दूसरा बोल रहे हैं हमद इंटरनेशनल, तीसरा इस्तांबुल, चौथा दुबई, पांचवा मुंबई। तो आप बताओ कौन सा होगा? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इसका आंसर है सी, इस्तांबुल एयरपोर्ट। तो इस्तांबुल एयरपोर्ट जो है इन्होंने यहाँ पर बेस्ट रैंकिंग प्रोवाइड करी है। एंड इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि जो इसका स्कोर है वो कितना है? इसका स्कोर आपका 98.7 है, राइट? तो आपको स्कोर भी याद रखना है क्योंकि बहुत बार आपसे इसको भी पूछ लिया जाता है। इस्तांबुल कहाँ पर होगा? तो ऑफ कोर्स ये आपका टर्की में होगा। नेक्स्ट आते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका रैंक क्या है? तो उसका रैंक यहाँ पर 9th है। अपन टॉप 10 में आ चुके हैं। दिस इज समथिंग वी हैव टू बी हैप्पी अबाउट, बट वी हैव टू डेफिनेटली इम्प्रूव टू मेक अवरसेल्फ इन टॉप 3 रैंकिंग। तो मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो 9th ग्लोबली रैंक किया गया है और ये 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम के लिए हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं। इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुला है हॉर्नबिल कंजर्वेशन के लिए। तो हॉर्नबिल कंजर्वेशन के लिए जो इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुला है, ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पर खुला है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हॉर्नबिल बर्ड्स जो होती हैं वो मिलती कहाँ पर हैं, है ना? और इंडिया में स्पेशली कौन से रीजन में मिलती हैं? तो ये आपके लिए आंसर करना आसान हो जाएगा।
तो हॉर्नबिल मेजरली आपको तमिलनाडु में मिलती है, राइट। तो ये तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में आपको यहाँ पर पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने के बेसिकली खोला जाएगा, ताकि हम हॉर्नबिल का कंजर्वेशन कर पाए। ओके, अभी ये कौन से स्टेटस में आती है, सॉरी तो मैंने खुद ही बता दिया, ये वल्नरेबल स्टेटस में आती हैं आपकी IUCN की रेड लिस्ट में, ठीक है। तो IUCN की जो लिस्ट आती है जिसमें बताते हैं कि कौन सा यहाँ पर बर्ड या एनिमल वाइल्ड लाइफ एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट स्टेज पर है, वल्नरेबल है, तो ये अभी वल्नरेबल स्टेट पर है, राइट। अब याद रखना, वैसे ये कहाँ मेजरली आपको मिल जाती हैं, तो ये वेस्टर्न घाट्स के उसमें मिल जाती हैं आपको, तो महाराष्ट्र, गोवा, इसके अलावा कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इन स्टेट्स में ये मिलती हैं। अलोंग विद सेंट्रल इंडिया में ये मध्य प्रदेश में मिल जाएंगी और ओडिशा में भी मिल जाती हैं। तो आपको ये सभी जगहों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मच फंडिंग हैज द तमिलनाडु गवर्नमेंट अलोकेटेड फ्रॉम द एंडेंजर्ड स्पाइसेस कंजर्वेशन कॉर्पस फंड फॉर द हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर। तो तमिलनाडु जब यहाँ पर इस फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को खोल रहा है तो कितना फंड डेडिकेट कर रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये फंड कहाँ से आ रहा है, एंडेंजर्ड स्पाइसेस कंजर्वेशन कॉर्पस फंड से आ रहा है, और ये आपका कितना है, 1 करोड़ रुपीस रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी प्लांट स्पीसीज आर टारगेटेड इन उत्तराखंड एंडेंजर्ड प्लांट कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो उत्तराखंड का जो यहाँ पर एंडेंजर्ड प्लांट कंजर्वेशन प्रोग्राम है, इसमें कितने प्लांट स्पीसीज को टारगेट किया जा रहा है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो पहला बोल रहे हैं 10, दूसरा बोल रहे हैं 12, तीसरा 14, चौथा 20 और पांचवें ऑप्शन में है 25। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इसका आंसर रहेगा 14, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो कौन से स्टेट का प्रोग्राम है, सबसे पहले तो आपको ये रखना है याद, कौन सा है, उत्तराखंड का है एंडेंजर्ड प्लांट कंजर्वेशन, जो कि यहाँ पर क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो अपनी प्लांट स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड या वल्नरेबल लिस्ट में आ रही हैं, उनको हम यहाँ पर टारगेट करेंगे, उनको कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, 2024 में व्हाट परसेंटेज ऑफ मलेशियाज टोटल पाम ऑयल एक्सपोर्ट वाज इंपोर्टेड। तो इंडिया ने यहाँ पर पाम ऑयल इंपोर्ट किया था, किससे, मलेशिया से। तो ये बोल रहे हैं कि जो मलेशिया है वो इंडिया के लिए टॉप डेस्टिनेशन बन चुका है, ठीक है, किस चीज के लिए, पाम ऑयल इंपोर्ट्स के लिए। तो अब आपको बताना है कि कितना परसेंट हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया जो है वो यहाँ पर आपके लिए 17.9% जो अपना टोटल पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, उसका 17.9% कहां से कर रहा है, मलेशिया से कर रहा है। ओके, तो काफी हाई परसेंटेज है। और अभी हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जो है वो अलग अलग कंट्रीज की विजिट पर हैं, तो माइट भी अगर वो मलेशिया वगैरह की विजिट पर होते हैं तो आपके पास ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे इसमें और कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा तो नहीं है। इंडिया ने टोटल कितना इंपोर्ट किया है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया ने यहाँ पर 3.03 मिलियन टन इंपोर्ट करा है फ्रॉम मलेशिया, राइट। तो ये भी आप याद रखना। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर आपको और चीजें क्या याद रखनी है कि देखो मलेशिया से तो 3.03 मिलियन किया है। अगर ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल कितना इन्होंने इंपोर्ट किया है तो ये है 9 मिलियन, राइट। तो 9 मिलियन यहाँ पर हमने मिलियन टन बेसिकली इंपोर्ट किया है पाम ऑयल को, जिसमें कि आपका अगर टोटल एडिबल ऑयल बोले तो वो भी हमने यहाँ पर इंपोर्ट किए हैं। तो कौन कौन से ऑयल्स हम इंपोर्ट करते हैं, पाम का, सोयाबीन का और सनफ्लावर का, जो कि टोटल है 16 मिलियन टन। एंड इसमें मैक्सिमम आता है पाम ऑयल जो कि है 9 मिलियन टन का। ओके, चलो आगे बात करें अगर हम की सप्लायर्स में, जैसा कि हमने देखा मलेशिया यहाँ पर की सप्लायर रहेगा इंडिया के लिए। और रिफाइंड पाम ऑयल जो है इसका भी इंपोर्ट इंडिया में यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम स्कीम। ये बोल रहे हैं कि इंडिया का इसके अंडर क्या टारगेट एरिया है फॉर पाम ऑयल कल्टीवेशन बाय 2025-6। तो हम यहाँ पर खुद ही चाहते हैं कि हम अपने इंपोर्ट्स पर कम डिपेंडेंट रहें और इंडिया में खुद कल्टीवेशन करें।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस मिशन के अंतर्गत इंडिया कितना यहाँ पर एरिया पाम ऑयल कल्टीवेशन के अंडर लाना चाहता है। तो ये आपका रहेगा 1 मिलियन हेक्टेयर्स। तो आपको नेशनल एडिबल ऑयल मिशन के बारे में सबसे पहले तो पता होना चाहिए। ये एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, ताकि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा पाए। क्या करें हम? डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा पाए। इंडिया में ही जो हमारे एडिबल ऑयल्स हैं, एडिबल मतलब जिन चीजों को हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं इन शॉर्ट। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरह के मिशन थे, दो कंपोनेंट्स थे। एक तो था जैसा आप देख सकते हो ऑयल पाम स्कीम, और दूसरा था ऑयल सीड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑयल पाम स्कीम और ऑयल सीड्स कर दो हमारे पास थे, जिसमें कि इंडिया क्या चाहता था? इंडिया चाहता था कि यहाँ पर हम अपना 10 लाख हेक्टेयर का लैंड बढ़ा दें, कल्टीवेशन में यहाँ पर लेकर आ जाएं बाय 25-26, और सेम ईयर में जो हमारा प्रोडक्शन है क्रूड पाम ऑयल का, क्रूड पाम ऑयल का प्रोडक्शन हमें कितना करना है? क्रूड पाम ऑयल का प्रोडक्शन हमें बाय कितना पहुंचाना है? सॉरी 2 पहुंचाना है, 11.20 लाख टन, ठीक है। और ऑयल सीड्स की बात करें तो ऑयल सीड्स के लिए इन्होंने बोला कि 70 मिलियन टन हमें पहुंचाना है बाय 2030 टू 31। ओके, तो यहाँ पर ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक पोर्टल और इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसका यहाँ पर फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्या है फुल फॉर्म इसका? सीड ऑथेंटिकेशन ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, सीड ऑथेंटिकेशन ट्रेसेबिलिटी होलिस्टिक इन्वेंट्री। ये एक पोर्टल भी इन्होंने स्टार्ट किया था, जो कि टाइमली अवेलेबल करवा पाएगा ऑयल सीड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 5 स्टेट्स हैं एक साथ मिलकर जो नियरली 50% टोटल एक्टिव जीएसटी टैक्स पेयर्स जो हैं इंडिया के, वो बन गए हैं अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिपोर्ट। तो गाइज अभी यहाँ पर एक रिपोर्ट आया था, एंड कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा अपनी फीलिंग्स को हर्ट मत करना, बट इस एक रिपोर्ट के बाद में ये भी बोला जा रहा है कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल बढ़ रहा है, अगर हम बात करें नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के कंपैरिजन में। तो डेवलपमेंट वाइज भी यहाँ पर काफी सारी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब कौन से स्टेट्स हैं यहाँ पर जो कि 5 स्टेट्स बन गए हैं फॉर नियरली 50% ऑफ टोटल एक्टिव जीएसटी पेयर्स? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, राइट। तो देखो जीएसटी क्या है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं? देखो अभी ना वैसे तो जीएसटी जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग क्या है? एक रिग्रेसिव टैक्स है, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट बनवाई थी, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जो मैं आपको दिखा दूंगी कि प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं, तो उसमें मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगी। आज ही वो वीडियो मैं आपके लिए लाइव कर दूंगी। चलो अभी देखते हैं उत्तर प्रदेश कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 13.2, महाराष्ट्र 12.1, गुजरात 8.4, तमिलनाडु 7.7 और कर्नाटका 6.9%। नेक्स्ट आ जाओ, ऑटोमोटिव मिशन प्लान स्टार्ट हुआ है हमारा। तो ये पूछ रहे हैं कि इसका प्लान क्या होगा या फिर इसका क्या मेन गोल है, तो अब आपको ये बताना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर इसमें इन्होंने बोला है कि सोली हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्शन पर फोकस करना है। दूसरा बोल रहे हैं इंडिया को एक ग्लोबल ऑटोमोटिव लीडर बनाना है। ऑटोमोटिव बेसिकली यहाँ पर हमें क्या कोशिश करनी है? हमें कोशिश करनी है कि जो हमारी ऑटोमोटिव्स हैं, जो हमारे यहाँ पर व्हीकल्स हैं, ठीक है, चाहे वो कार हो चाहे वो ट्रक्स हो, सभी में हमें एक ग्लोबल लीडर बनना है 2047 तक। और कैसे बनेंगे? इनोवेशन, कॉम्पिटिटिवनेस और सस्टेनेबिलिटी के थ्रू, राइट। तो यहाँ पर ये मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरह के मिशन एग्जाम रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 की, तो यहाँ पर इनकी कोशिश रहेगी कि 2047 तक इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाए, जो कि यहाँ पर विकसित भारत, आपको पता है ना विकसित भारत कौन से उसके लिए था, ईयर के लिए, विकसित भारत एट 2047 विजन के साथ में जा रहा है।
तो की स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स इसकी क्या रहेंगी, तो ये यहाँ पर चाहते हैं कि हम जो ऑटोमोटिव सेक्टर है उसको यहाँ पर 2 डिकेड्स के अंदर अंदर काफी अच्छे से डेवलप कर ले। तो 2 डिकेड्स मतलब 20 साल, है ना। तो अब यहाँ पर उन्होंने फेज वाइज गोल्स निकाले हैं। कैसे हैं ये, 2030, 2037 और 2047। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने 3 आपके लिए फेज वाइज गोल्स निकाले हैं। एंड ईयर्स प्लीज यहाँ पर साथ में आप याद कर कर रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि देखो हम अपने स्टेक जो यहाँ पर बेसिकली एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। किसको अडॉप्ट करना है हमें, ग्रीन टेक्नोलॉजी को, और पर्टिकुलरली किसमें, हमारे ईवीज के लिए और क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांजिशन के लिए। एंड हम यहाँ पर किस किस चीज में लीडर बनना चाहते हैं, तो ऑटोमोटिव डिजाइन में भी बनना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी और एक्सपोर्ट्स में भी, ठीक है। अच्छा, किस किस का कोलैबोरेशन यहाँ पर होगा इस मिशन के लिए, तो मिनिस्ट्रीज यहाँ पर होंगी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रोड ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, ठीक है, पेट्रोलियम और डीपीआईआईटी एंड एनवायरमेंट। तो काफी सारी मिनिस्ट्रीज मिलकर इस एक मिशन पर काम करेंगी, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल बॉडीज होती हैं, जैसे यहाँ पर सियाम हो गया, एसीएमए हो गया, सीआईआई हो गया, फिक्की हो गया, तो ये भी इन्वॉल्व रहेंगी। एंड इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट की भी बात की गई है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 माइलस्टोन ईयर्स इन्होंने रखे हैं, 2030, 2037 और 2047। तो यहाँ पर 2030 तक हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पर इनिशियल प्रोग्रेस पर ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे, इनिशियल प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान रखेंगे। कौन से एरियाज में, की एरियाज में। इसके अलावा यहाँ पर फिर हम अपनी इंटरमीडिएट टारगेट्स रखेंगे और फाइनली हम यहाँ पर लीडर बनने की कोशिश, मतलब लीडर बन जाएंगे, ऐसा हम चाहते हैं। तो यहाँ पर 7 एक्सपर्ट लेड सब कमिटीज रहेंगी जो कि फॉर्म हुई है। एंड यहाँ पर क्वालिटी और क्लीन मोबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। क्या ये हमारा पहला ऐसा प्लान है, नहीं, या इससे पहले 2 प्लान्स और आ चुके हैं। 2006 से 16 के लिए एक प्लान था और 2016 से 2026 वाला। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्लान इंप्लीमेंट होगा। नेक्स्ट आ जाओ, कितनी सब कमिटीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं जो कि गाइड करेंगी डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोटिव मिशन 2047, ये अब आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 7 ऐसी सब कमिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिक एक्सपर्ट्स को अपने साथ लेकर चलेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके पास में और क्या है, सेनेगल जो है इसको वैलिडेट किया है WHO ने। क्या बोला है इन्होंने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि इन्होंने यहाँ पर एक डिसीज कंप्लीटली एलिमिनेट कर दी है। तो अब आपको बतानी है कि सेनेगल ने यहाँ पर कौन से डिसीज को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। सेनेगल कौन सी कंट्री है, मतलब कौन से रीजन में है, वेस्ट अफ्रीका में है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इन्होंने मलेरिया, ट्रैकोमा, ट्यूबरक्लोसिस या फिर लेप्रोसी या रिवर ब्लाइंडनेस, कौन सी डिसीज को कंप्लीटली एलिमिनेट करा है, आपको बताना है। तो ट्रैकोमा यहाँ पर कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुकी है। ट्रैकोमा में होता क्या है यहाँ पर, तो इसको ब्लाइंडिंग ट्रैकोमा भी बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं, ठीक है, वो ब्लाइंड हो जाते हैं। एक इन्फेक्शियस डिसीज है ये। अच्छा, ये जो ब्लाइंडनेस हो रही है ये क्यों हो रही है, इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। तो आपको ये भी याद रखना होगा। ओके, चलो अच्छा बताओ आप, क्या इंडिया ट्रैकोमा फ्री है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स अगर हम बात करें, इंडिया जो है वो आपके लिए ट्रैकोमा फ्री हो चुका था, बट कौन से ईयर में हुआ था बताओ, कोई बता सकता है इंडिया ट्रैकोमा कब हुआ था, लास्ट ईयर हो गया था। तो अक्टूबर 8 लास्ट ईयर हमने यहाँ पर 2024 में बोल दिया था कि अब हम यहाँ पर क्या बन चुके हैं, ट्रैकोमा फ्री बन चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ, सेनेगल जो है वो कौन सी कंट्री बन चुकी है, सेनेगल यहाँ पर 9th कंट्री बनी है जो कि क्या है आपके लिए यहाँ पर ये बेसिकली ट्रैकोमा फ्री कंट्री बन गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अच्छा ये कौन से रीजन में बनी है, अफ्रीकन रीजन में 9th है, ओवरऑल 9th नहीं है, बहुत सारी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज है जहां पर ये इन्फेक्शन होगा भी नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अडल्ट्स इन इंडिया
owning a financial account in 2024 according to World Bank's Global Findex report। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर जो हमारी अभी फाइनली रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट की, तो उसमें कितने परसेंट ऐसे अडल्ट्स थे जो कि एक फाइनेंशियल अकाउंट रख रहे थे 2024 तक। तो आपके लिए परसेंटेज दे रखे हैं ऑप्शन में 35, 50, 77.5, 89 और 95%। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है 89%। ओके, अब ऐसी अगर कोई रिपोर्ट आती है तो ऑफ कोर्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आरबीआई का और ग्लोबल बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का दोनों का ही यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस है फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर, राइट। तो चलिए थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में पढ़ें, इंडिया जो है यहाँ पर 35% अकाउंट्स रखती थी अडल्ट्स के लिए 2011 में, तो फास्टेस्ट एक्सपेंशन हमें ग्लोबली देखने के लिए इसमें मिल रहा है। वन ऑफ द फास्टेस्ट है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही फास्टेस्ट आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक वगैरह से जो रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड अगर हम बात करें कि जो हमारे अकाउंट होल्डर्स हैं, ठीक है, इंडिया में, ये भी इन्होंने बोला है कि ये यहाँ पर काफी ज्यादा इनएक्टिव रहते हैं। तो 35% जो बैंक अकाउंट्स हैं इंडिया में वो इनएक्टिव हैं, ठीक है। कौन से ईयर में बोला था? ये 2021 में देखा गया कि इतने परसेंट इनएक्टिव हैं। ऑल्सो इन्होंने पीएमजेडीवाई को भी डिस्क्राइब किया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसकी वजह से हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत बड़ा एक्सपेंशन देखने के लिए मिला है। और जेंडर डिस्पैरिटी की भी बात की गई है कि हायर परसेंटेज ऑफ विमेन जो हैं उनके बैंक अकाउंट इनएक्टिव है, मतलब उन्होंने अकाउंट तो खुलवा लिया है लेकिन 42% ऑफ विमेन का जो अपने अकाउंट्स है बैंक अकाउंट्स वो इनएक्टिव है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मच लोन अमाउंट हैज द एशियन डेवलपमेंट बैंक सैंक्शनड टू डेवलप इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन त्रिपुरा। तो गाइज आप इसको आंसर बताइए मुझे एक बार कमेंट सेक्शन। क्या क्या ऑप्शंस थे यहाँ पर है? 500 करोड़, 750, 975.26, 1200 और 1500। तो क्या आंसर होगा आपका? इसका आंसर रहेगा 975.26 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर त्रिपुरा को ये लोन क्यों दिया है ये भी आपके लिए जरूरी है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाएगा, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोली जाएंगी और इंडस्ट्रियल शेड्स जैसी फैसिलिटीज को अपग्रेड किया जाएगा, पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर, फायर स्टेशन और इंटरनल रोड्स। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग द इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन त्रिपुरा सपोर्टेड बाय द एडीबी लोन। तो जो यहाँ पर आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसने जो लोन प्रोवाइड करना है, ठीक है, इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सपोर्ट किया है? तो त्रिपुरा का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, क्योंकि यहाँ पर ये किसके लिए आ रहा है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ही आ रहा है, ठीक है। तो अमाउंट भी आपको पता होना चाहिए, अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में डायरेक्टली अमाउंट पूछ लेते हैं, पर्पस पूछ लेते हैं या फिर स्टेट का नाम पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना परसेंटेज स्टेक जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वो अभी आरबीआई ने अप्रूव किया है कि करेंट सी इन्वेस्टमेंट बीवी जो है वो अक्वायर कर सकती है। तो यहाँ पर अब बेसिकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है इसका कुछ परसेंटेज स्टेक जा रहा है करेंट सी इन्वेस्टमेंट के पास में। तो ये कितना है? 9.99%। तो आरबीआई ने बोला है कि अब यहाँ पर पेड अप कैपिटल जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की उसमें 9.99% शेयर्स हमारे इस बेसिकली करेंट सी इन्वेस्टमेंट बीवी के पास चले जाएंगे। तो जो लोग बैंकिंग के एग्जाम देंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट वॉरबर्ग पिंकस एंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी प्लान टू जॉइंटली इन्वेस्ट इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थ्रू कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम शेयर्स में नॉर्मल इक्विटीज जो होती हैं उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं?
वो शेयर्स जहां पर इनको डिविडेंड या तो फिक्स परसेंटेज पर दिया जाता है, या तो जब कंपनी बंद हो रही है, तो कंपनी जब बंद होगी तो ऐसे में कंपनी को अपनी जो एसेट्स बेचने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले पैसा वो उन लोगों का देती है जिनसे उसने लोन लिया है, डेट होल्डर का, ठीक है, लेंडर्स का। उसके बाद में पैसा इन शेयर होल्डर्स को वापस करती है, राइट। तो अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जो वॉरबर्ग पिंकस है और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, ये साथ में मिलकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगी? 7,500 करोड़ रुपीज। ओके, तो यहाँ पर करेंसी इन्वेस्ट जो है वो 4876 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, और यहाँ पर 81.26 करोड़ शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेगी, और इनका जो सब्सक्राइब प्राइस है शेयर्स का वो 60 रुपए पर शेयर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री है जो 2025 चेस वर्ल्ड कप होस्ट करने वाली है? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 2025 चेस वर्ल्ड कप। तो इंडिया यहाँ पर होस्ट कर रही है। कौन सी सिटी में करेगी? क्योंकि इंडिया में हो रहा है तो सिटी भी आपको पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, इससे पहले इन्होंने 2002 में हैदराबाद में किया था, इस बार कब कर रही है ये आपको बताना है कि इस बार जो चेस वर्ल्ड कप हो रहा है वो कौन सी सिटी में होगा, ठीक है। ये आप मेरे को कमेंट में बताओगे या मैं आपको आंसर करूं, ये बताओ पहले तो। देखो, अभी यहाँ पर कोई भी ऐसी सिटी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जो न्यू दिल्ली है उसको ही कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा गोवा को भी बोल रहे हैं कि शायद वहां भी हो जाए, क्योंकि न्यू दिल्ली में आपको पता है कि बहुत सारे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज रहते हैं। अच्छा, जब ये 2002 में हुआ था तो विश्वनाथ आनंद जो है उन्होंने इस चैंपियनशिप को जीत लिया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर व्हाट कंट्रीब्यूशन वाज वर्षा देश पांडे यहाँ पर, ठीक है, अवॉर्डेड द 2025 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड इन इंडिविजुअल कैटेगरी। तो यहाँ पर यूएन के अवार्ड्स आए हैं। कौन से अवार्ड्स आए हैं? पॉपुलेशन अवार्ड्स आए हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर ये अवार्ड वर्षा देश पांडे को मिला है, तो वर्षा देश पांडे को ये अवार्ड क्यों मिला है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज जो रहते हैं, ठीक है, बच्चे वगैरह जो होते हैं उससे रिलेटेड आपने देखा होगा मदर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं, और उससे रिलेटेड जो सोल्यूशंस की जरूरत होती है। इसके अलावा इन्होंने जेंडर इक्वालिटी की तरफ काम किया, और जेंडर बायस्ड जो सेक्स सिलेक्शन जो होता है, जो यहाँ पर आप देखते हैं ना, लोग देख लेते हैं कि वो में बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तो उसको भी हटाने के लिए, उस चीज को कॉम्बैट करने के लिए भी इनका बहुत अच्छा रोल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर वर्षा देश पांडे जो है इनको इसी के लिए अवार्ड मिला है। अब ऑप्शंस देखकर बताओ, एडवांसिंग टेक्नोलॉजी इन रूरल एग्रीकल्चर नहीं, चैंपियनिंग जेंडर इक्वालिटी, फाइटिंग अगेंस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो यस, यहाँ पर जो लोग बच्चे का जेंडर देखने की, उसका सेक्स समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कौन से जेंडर से है, उनके साथ में यहाँ पर इन्होंने कि ये प्रैक्टिसेस नहीं चले इंडिया में, क्योंकि देखो बाकी कंट्रीज में भी ऐसा होता है, राइट, स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज, but they don't go and kill the baby just because of its gender, but what they do is they celebrate it। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अल्ट्रासाउंड वगैरह इस सब पर भी रोक लगा रखी है। आप कभी भी किसी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में जाओगे रेडियोलॉजिस्ट के पास, तो आपको पता चलेगा कि इस तरह की चीजें जो हैं वो रोकी जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हम कि वर्षा देश पांडे जो हैं वो कहाँ से हैं? सतारा महाराष्ट्र से हैं। इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। अच्छा, क्यों मिला है? क्योंकि 35 इयर्स तक इन्होंने यहाँ पर अलग अलग कोशिश की है ताकि लोग यहाँ पर अपना इन सारी चीजों में बेसिकली जेंडर बाय सेक्स सिलेक्शन ना करें। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड सोल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, और ये ना इन्होंने यहाँ पर दलित महिला विकास मंडल खोला था, इसकी फाउंडर हैं ये। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली न्यूज की हेडलाइन से नहीं आते हैं क्वेश्चंस, आजकल आते हैं। जैसे अब यहाँ पर इनको एक अवार्ड मिला, शी वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, तो यहाँ पर ये किसकी फाउंडर हैं? तो आपको 4 ऑर्गेनाइजेशन के या 5 ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे दिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं,
विच ऑर्गेनाइजेशन डिड शी फाउंड, यही पूछा गया है क्वेश्चन आपसे, और ये यहाँ पर लीड कर रही हैं ताकि कंट्रीब्यूट करें, और इनका जो रिकॉग्नाइज किया है कि भाई इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसे यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है। तो मैंने अभी बताया था, तो आपको पता है बी ऑप्शन यहाँ पर होगा, दलित महिला विकास मंडल, राइट। नेक्स्ट आते हैं, हु वॉज द हाइएस्ट पेड बैंक सीईओ इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2025 and what was his annual salary excluding stock options। तो इंडिया के हाईएस्ट पेड बैंक सीईओ कौन थे 2025 फाइनेंशियल ईयर में, और इनकी एनुअल सैलरी जो है वो कितनी थी अगर हम इनके एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस को हटा दें। तो ये थे अशोक वसवानी जो कि एमडी और सीईओ हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, एंड ये यहाँ पर 12.95 करोड़ रुपीज एनुअली अर्न कर रहे थे, जिसमें कि ईसॉप्स को हटा दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। इनके बाद में कौन है, एचडीएफसी के यहाँ पर शशिधर जगदीशन है जो 12.06 करोड़ रुपीस अर्न कर रहे थे उसी पीरियड में। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है गुजरात के न्यूली लॉन्च्ड ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट का। तो गुजरात ने अभी यहाँ पर ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट निकाला है। अब आपसे ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा स्टेट इसको निकाला है ना। तो आपको दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए कि किसने इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पर पहला बोल रहे हैं कि ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट्स को प्रमोट करना है, सीक्वेंस करना है जीनोम्स को ट्राइबल पॉपुलेशन के, ताकि आइडेंटिफाई कर पाए कौन कौन से हेल्थ रिस्क इनके साथ एसोसिएटेड हैं और प्रिसीजन हेल्थ केयर इनको प्रोवाइड कर पाए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर यही इसका आंसर होगा। तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये लोग 2000 लोगों का जीनोम सिक्वेंसिंग कराना चाहते हैं अक्रॉस 17 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट, जिसमें कि ये देखेंगे कि इन बेसिकली लोगों से रिलेटेड कौन कौन सी जेनेटिक डिसीजेस हैं और फिर उन डिसीजेस को एलिमिनेट करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिकल सेल अनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, इनहेरिटेड कैंसर्स भी हो गए, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कैंसर जो है वो भी जेनेटिकल म्यूटेशन से भी होता है। एंड मतलब मेरी फैमिली जो है मैट्रिलिनियल साइड, वहां पर भी मैंने ये चीज देखने के लिए देखी थी कि मतलब मैट्रिमोनी उसमें कि होता क्या है, जैसे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को था, इसके बाद में फिर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इसके अलावा मेरे अंकल को, राइट। तो यहाँ पर एंड मेरे दूसरे अंकल के मतलब सेम चेन में दूसरे जो अंकल हैं उनकी डॉटर को भी हो गया था। तो यहाँ पर एंड कोई भी किसी की भी हेल्थ यहाँ पर ठीक नहीं हो पाई, जबकि फर्स्ट स्टेज में भी कैंसर पता चल गया था तो भी ठीक नहीं हो पाए थे। तो ये यहाँ पर इनहेरिटेड भी होता है एंड ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप कॉन्टिन्यूसली अपना टेस्ट कराते रहो। तो ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए बता दिया। विच ऑर्गेनाइजेशन इज लीडिंग गुजरात ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट। गुजरात का जो ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर कौन से ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रही हैं? तो गुजरात का बायोटेक रिसर्च सेंटर, राइट। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये 2025-26 के स्टेट बजट में आया था और कोलैबोरेट करेंगे ये स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट अथॉरिटीज, एक्सपर्ट्स और लोकल कम्युनिटीज के साथ में, ताकि एक डेटाबेस बना पाए ट्राइबल पॉपुलेशन का। नेक्स्ट आ जाते हैं, कितने ट्राइबल पीपल और विलेजेस जो हैं, ठीक है, इनके पास में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है, पहुंच चुका है। जब से उन्नत ये पूरा का पूरा आपका उन्नत ग्राम अभियान स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक ये कितने लोगों तक पहुंच चुका है, कितने लोगों को इसने हेल्प प्रोवाइड की है, तो ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पर आपका 5 करोड़ ट्राइबल लोगों को अक्रॉस 63,000 विलेजेस पहुंच चुका है। तो कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2024 में, ठीक है। तो पीएम जुगा भी इसे बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पीएम जुगा किससे रिलेटेड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये चाहते हैं कि अब हम यहाँ पर ट्राइबल वेलफेयर से ट्राइबल पीपल के एम्पावरमेंट की बात करें, राइट। तो यहाँ पर एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। लार्जेस्ट ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इंडिया इन हिस्ट्री में और नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज ट्राइबल पॉपुलेशन को ये कवर करता है, ठीक है। स्कीम यहाँ पर ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस जो हैं उन्हें टारगेट कर रहा है विद सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द टोटल ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएटेड अंडर द पायलट फेज of world's largest grain storage plant
इन कोऑपरेटिव सेक्टर। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि टोटल ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कितनी क्रिएट हो चुकी है वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान कोऑपरेटिव सेक्टर के अंडर। तो ये हो चुकी है 9750 मैट्रिक टन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देख रहे हैं कि 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं 11 स्टेट्स में, जिसके थ्रू हमने यहाँ पर जो हमारे अनाज को स्टोर कर रखना है उसकी फैसिलिटीज को बढ़ा दिया है, बेस्ट बनाया है, और यहाँ पर हम 9750 मैट्रिक टन्स अपना ग्रेन स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज आपको पता है क्या होती हैं? क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार देना, है ना। तो यहाँ पर ये जो पैक्ट सोसाइटीज होती हैं ये ग्रास रूट लेवल पर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें से कौन सा एक पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बन रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान में इसका हिस्सा नहीं है? बाकी 4 इसका हिस्सा हैं, लेकिन एक चीज नहीं है, तो वो बतानी है कौन सी। पहला बोल रहे हैं ग्रेन स्टोरेज गोडाउन्स बनाएंगे, ठीक है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स रखेंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स रखेंगे, फेयर प्राइस शॉप्स रखेंगे, और 5वां बोल रहे हैं नेशनल फ्राइट रेलवे टर्मिनल्स। तो यहाँ पर नेशनल फ्राइट रेलवे टर्मिनल्स जो है वो इसका हिस्सा नहीं रहेगा, मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये क्या क्या चीजें कर रहे हैं, ग्रेन स्टोरेज करवा रहे हैं, कस्टम हायरिंग कराएंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खोलेंगे, फेयर प्राइस शॉप्स रखेंगे, और ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू और एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, इन सब के थ्रू वर्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 2024-5 फॉर अ स्पेक्टेक्युलर सोलो गोल इन द FIH हॉकी प्रो लीग। तो यहाँ पर अभी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज हो गई है, FIH हॉकी प्रो लीग हुई, इसमें एक स्पेक्टेक्युलर सोलो गोल लिया गया और इसके लिए पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड दिया गया। तो न्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड किससे रिलेटेड है, तो हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, अभी कौन से पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है, तो ये बनी है दीपिका। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहली फर्स्ट इंडियन, ना तो ऐसा मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी वाला चीज नहीं है, फर्स्ट इंडियन है ये। ओके, एंड आई एम लिटरली वेरी हैप्पी, क्योंकि हर बार क्या होता है, कोई फीमेल बनती है तो फीमेल कैटेगरी, मेल बनते हैं तो मेल में, ऐसे कर कर आता है। पहली बार कोई ऐसी न्यूज है जिसमें कि अब हमें मेल फीमेल नहीं लिखना पड़ रहा है, दिस इज समथिंग गुड। तो चलो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेस्टिजियस पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड इन्होंने जीता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छा सोलो गोल लिया था अगेंस्ट द वर्ल्ड नंबर 1 नीदरलैंड्स। ठीक है, फरवरी 2025 भुवनेश्वर में ये गोल इन्होंने लिया था। कुछ फालतू एग्जाम में आ जाते हैं ना क्वेश्चन SSC वगैरह में, तो वहां पर पूछ लेंगे कि ये गोल कहाँ लिया था, किसने लिया, क्या हुआ, वो सब नहीं, कहाँ लिया था, तो याद रखना भुवनेश्वर में। What was the primary reason cited by RBI for cancelling the license of Karwar Urban Cooperative Bank Limited? एक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये लाइसेंस यहाँ पर क्यों कैंसिल किया गया है RBI के द्वारा? क्योंकि इनके पास में अच्छा कैपिटल, इनसफिशिएंट कैपिटल था, मिनिमम पेड अप कैपिटल जो चाहिए होता है, और अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स भी इनके काफी पुअर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने कंप्लाई नहीं किया है बहुत सारे सेक्शंस के साथ में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के। अब यहाँ पर देखो, जब कोई कंपनी बंद होती है तो उसको अपने एसेट्स बेचने हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो एक कंपनी के पास कुछ जमीन है, कुछ इन्वेंट्री में सामान है, फर्नीचर है, उसके सिस्टम होते हैं, लैपटॉप, ये वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब वो सब चीजों को बेचा जाता है, तो इसी को बोलते हैं लिक्विडेशन। तो ये बोल रहे हैं कि कितना मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिटर्स जो हैं वो यहाँ पर रिसीव करेंगे DICGC से। तो आपको पता है कोई भी बैंक में अगर आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, अब आपने 50 करोड़ करा, 50 लाख करा, या फिर आपने यहाँ पर 5 लाख रुपए किया, DICGC के अंडर एक डिपॉजिटर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपके 1 लाख रुपए अकाउंट में तो आप 5 लाख कर लोगे, तो आप 1 लाख ही कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हो। तो अब ये जब बैंक बंद हो रहा है
तो एज अ डिपॉजिटर आपको 5 लाख रुपीज ही वापस मिलेंगे। विच स्टेट इन इंडिया ऑब्जर्व द एनुअल रिचुअल ऑफ करकाडाका बाबू बाली। तो यहाँ पर एक बेसिकली हमारे एनुअल रिचुअल्स होते हैं, सेलिब्रेट होते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो है ये कहाँ पर होता है, कौन से स्टेट में होता है। अभी इसका ना एक पूरा का पूरा वीडियो भी आया था बहुत सुंदर सा, तो शायद किसी ने देखा हो। ये केरला में होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि मलयालम मंथ होता है उन लोगों का, कारिकाडम, उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। तो बेसिकली इस बार ये जुलाई 24 को था, जिसमें ये क्या करते हैं, जो इनके एंसेस्टर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा नॉर्थ इंडियन में क्या होता है कि एंसेस्टर्स जो होते हैं उनको श्राद्ध वगैरह मनाते हैं, है ना। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बीच साइड पर, रिवर साइड्स पर जाते हैं और फिर वहां पर अपने एंसेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए बनाना लीफ में राइस और कुछ फूड आइटम्स, फ्लावर्स, ये सब भेजते हैं, ठीक है। तो ट्रिब्यूट पे करते हैं, होमेज पे करते हैं अपने एंसेस्टर्स को। बस ये याद रखना, ये एंसेस्टर्स के लिए होता है। बेसिकली थोड़ा ट्रेडिशनल चीजें होती हैं, इससे क्या होता है कि हाँ हम अपनी रूट्स को ना भूलें, ये एक तरह से हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी आई है नई, राइट। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इसका स्पेसिफिक एम क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड। तो नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज पॉलिसी 2025। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सोसाइटीज से रिलेटेड इसका क्या यहाँ पर एम है। तो पहला ये बोल रहे हैं कि टू लिमिट देयर ऑपरेशंस, कि भाई ये अपने ऑपरेशंस को एग्रीकल्चर सेक्टर तक ही रखें। दूसरा बोल रहे हैं कि यहाँ पर अपना जो नंबर है वो 8.3 लाख से 10.7 लाख कर दें अक्रॉस द कंट्री। फिर बोल रहे हैं कि जितनी भी एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो एक सिंगल नेशनल एंटिटी बन जाएं। चौथा बोल रहे हैं कन्वर्ट कर दे सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्राइवेट बैंक्स में। पांचवा बोल रहे हैं रिड्यूस करें अपनी डिपेंडेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग पर। तो क्या चाहते हैं ये चाहते हैं एक्सपेंशन, कि यहाँ पर ये जो इनका नंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ये बढ़ जाए 8.3 लाख से 7.7 लाख तक पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी किसने लॉन्च की थी ये पता होना चाहिए, ये की थी हमारे होम मिनिस्टर ने। होम मिनिस्टर कौन है हमारे, अमित शाह, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें इस पॉलिसी में क्या क्या चीजें बोली गई, तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हमें एक्सपेंशन लेकर आना है और हमने ये देखा कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए 2027 में, और उसे अचीव करने के लिए हमें ग्रास रूट लेवल पर काम करना पड़ेगा। और इसी के लिए हम यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है इन्हें प्रमोट करना चाहते हैं, एंड इसी के लिए यहाँ पर इन बेसिकली पॉलिसी को लेकर आया गया है। ऑल्सो इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, अब जब ये अपने ऑपरेशन शुरू करेंगी तो इनका जो प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज के लोग हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, उन तक पहुंचेगा और रूरल लेवल पर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लार्ज और रोबस्ट कोऑपरेटिव इकोसिस्टम हमें देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये 24 आवर्स वर्क करें, सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए, इस तरीके की बन जाएं, राइट। तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, एज पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी हाउ मेनी न्यू पैक्स आर टारगेटेड टू बी क्रिएटेड। कितनी पैक्स क्रिएट करने की बात हो रही है 2026 तक, तो 2 लाख नए प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को खोलने की बात हो रही है। कौन सी इंडियन स्टेट है जो कि यहाँ पर एनुअल कारगिल विजय दिवस मनाती है जुलाई 26 में। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कारगिल विजय दिवस हम क्यों मनाते हैं और कौन से स्टेट में रहता है। तो ये लद्दाख में हम मनाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर लर्न अलोंग सेक्शन जो है ये कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करता है हर साल। तो यहाँ पर जो हमारे बेसिकली लोग थे जिनकी डेथ हो गई थी, जो शहीद हो गए थे हमारे लोग, मार्टियर्स जो थे, उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिलीज को बुलाया जाता है और एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है उनकी लाइफ को। नेक्स्ट आते हैं, विच इंडियन पॉलिटिशियन इज मेंशन्ड एज द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो यहाँ पर कौन है करेंट गवर्नर आरबीआई के, संजय मल्होत्रा जी हैं, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन वाज द आरबीआई एस्टैब्लिश, कब एस्टैब्लिश हुआ था, अप्रैल 1, 1935 में हुआ था। Which private equity firm recently received RBI approval
टू अक्वायर अ सिग्निफिकेंट स्टेक इन IDFC फर्स्ट बैंक। तो यहाँ पर हमने अभी देखा था हमारे पास में यहाँ पर कौन सी फर्म है, इक्विटी फर्म जो है वो है वॉरबर्ग पिंकस, एंड इसके अलावा हमने क्या देखा था कि 9.99% स्टेक इसमें ले लेंगे। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इज वॉरबर्ग पिंकस प्राइमरली एक्वायरिंग। तो ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को ये एक्वायर करेंगे, और ये शेयर्स होते क्या हैं ये भी मैंने आपको बताया था। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, और एक ये बहुत दुख वाली न्यूज है। दुख की न्यूज क्यों है, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए बाहर से इन्वेस्टमेंट आना बहुत अच्छी चीज माना जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू RBI का डेटा इंडिया का जो यहाँ पर नेट FDI है वो 2025 में भी कम हो गया, और कितना परसेंट से कम हुआ है, दिस परसेंटेज इज वेरी वेरी हाई, सो दिस इज अ वेरी वेरी सैड न्यूज, 98.2%। तो जो नेट FDI है इंडिया में वो 98.2% से गिर गया है, और अब केवल $40 मिलियन रह गया है, जो कि पहले $2.2 बिलियन था मई 2024 में। तो यहाँ पर आपने देखा था बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड मार्केट्स हैं इंडिया के, एंड इसी की वजह से ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सा स्टेट असेंबली है जिसने एक अनाउंसमेंट की है कि एस्टैब्लिश करेंगे कारगिल शौर्य वाटिका टू ऑनर सोल्जर्स ऑफ 1999 कारगिल वॉर। तो यहाँ पर मेमोरी चेक सेक्शन, सॉरी गाइस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 1999 का कारगिल वॉर है, ये इसके जो सोल्जर्स थे उनको सेलिब्रेट करने के लिए कारगिल शौर्य वाटिका खोला जाएगा हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मुंबई इन्होंने अचीव किया है ग्लोबल रैंकिंग इन ट्रैवल और लेजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड। तो कौन सा रैंक मिला है, ये मैंने आपको अभी भी बताया था। इसमें आपको यहाँ पर 9th अवार्ड मिला है, 8th नहीं है, आई थिंक यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इन्होंने GDP ग्रोथ अपनी रिवाइज करी है फॉर इंडिया फॉर फिस्कल ईयर 2026। तो यहाँ पर कितना इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला है कि इंडिया जो है वो 6.5% का यहाँ पर GDP ग्रोथ ले लेगा। ठीक है, जो कि पहले इन्होंने 6.7% अपना बोला था, तो 2.2% से यहाँ पर ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर गिर रहा है। बेसिकली इंडिया जो है पहले काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ग्रो कर रहा था, बट लास्ट ईयर से अगर अपन देखें तो आप स्टॉक मार्केट्स देख सकते हैं, आप सारी चीजें देख सकते हैं, आपको लगेगा इंडिया की ग्रोथ भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन देखने के लिए मिल रहा है। उसमें सबसे पहले रीजन यूएस की ग्रोथ बोला जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमारे इन्वेस्टर्स यूएस में क्या कर रहे थे, यूएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बट अब कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंडिया को लेकर भी बहुत ज्यादा एक नेगेटिव अप्रोच आ चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर एक 5,000 करोड़ का पूरा स्कैम भी खुला है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो अगर ये सारी चीजें होती रही और सेबी इन पर कंट्रोल नहीं करता है ऑन टाइम, राइट, इससे पहले अडानी वाला पूरा हिडनबर्ग रिपोर्ट आया था, तो ऐसे ही इंडियन इकोनॉमी को कुछ ना कुछ चोट लगती रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट वर द प्राइमरी फैक्टर्स साइटेड बाय एडीबी और फॉर इट्स डाउनवर्ड रिवीजन। तो इन्होंने क्या फैक्टर्स दिए हैं, तो एक तो यूएस के जो टैरिफ्स हैं और जो ग्लोबल पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से इनका कहना है कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है वो यहाँ पर कम कर दी गई है। नेक्स्ट है, कौन सा इंडियन बैंक है रिसेंटली जिन्होंने सॉलिटेयर यहाँ पर लॉन्च किया है, एक एक्सक्लूसिव इन्विटेशन ओनली प्रोग्राम है एफ्लुएंट सेगमेंट्स के लिए, मतलब हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके लिए ये लेकर आए हैं सॉलिटेयर। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक लेकर आया है। ठीक है, फॉर अ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल व्हाट इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप वैल्यू टू बी एलिजिबल। तो ये सॉलिटेयर प्रोग्राम में अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो आपकी इनकम जो है वो एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, 1 करोड़ रुपीज यहाँ पर इनकम भी नहीं है, आप इतना अमाउंट दोगे इनको तब ये लोग उस चीज के लिए आपका प्रोग्राम वगैरह इनिशिएटिव करेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कौन से बैंक का है ये इनिशिएटिव। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, RBI का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2025 के लिए आया है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अब ये 67 तक पहुंच चुका है, तो ये जो 67 नंबर है ये दिखा रहा है कि इंप्रूवमेंट हुई है। तो कौन से यहाँ पर एस्पेक्ट्स में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रही है, सबसे पहले बोल रहे हैं केवल फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरा बोल रहे हैं एक्सेस के लिए,
दूसरा बोल रहे हैं इनका यूसेज, तीसरा बोल रहे हैं क्वालिटी, चौथा बोल रहे हैं ग्रेटर फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिल रहा है यूसेज, और इम्प्रूव्ड सर्विस क्वालिटी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि पहला वाला एडिशन कब आया था और आरबीआई इसको लॉन्च करती है, ये तो आपको पता ही चल चुका है। तो बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स होता है जिसमें ये देखा जाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम और हमारे बैंक्स कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर 0 से 100 तक का हमारा रेट रहता है, एंड यहाँ पर लास्ट ईयर की बात करें तो ये रैंक आपका कितना था, 64.2 था। अभी कितना हो चुका है, अब ये 67 हो चुका है। तो ये एनुअली आता है, जुलाई में पब्लिश होता है। इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है आपका एक्सेस, दूसरा होता है यूसेज और तीसरा होता है क्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेस को 35% का वेटेज मिलता है, यूसेज को 45% का और क्वालिटी को 20% का यहाँ पर क्या मिलता है, वेटेज मिलता है, जिसमें कि 97 इंडिकेटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या पता होना चाहिए कि इसमें कोई भी बेस ईयर नहीं होता, इस इंडेक्स में कोई भी बेस ईयर यहाँ पर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, राइट। चलिए अगर हम बात करें तो ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल यूसेज और इम्प्रूव्ड सर्विस क्वालिटी देखी गई है अलग अलग सेक्टर्स में, जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन, यूसेज और क्वालिटी तीनों ही यहाँ पर एक अच्छा फोकस देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आया था ये मैंने आपको बताना भूल गई मैं। तो ये आपका जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2021 में हुआ था पहली बार, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज द एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट इंडिया नीड्स टू मेक इन क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर? तो ये आपको बताना है आंसर। 2.4 बिलियन डॉलर है, अपन एक बार ट्रिलियन डॉलर है, ये अपन एक बार डिस्कस कर चुके थे। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड the Green Hydrogen Valley Declaration 2025 with the aim of becoming a leader in green hydrogen? ग्रीन हाइड्रोजन में इंडिया जो है वो एक वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है, और इसी के लिए यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन वैली डिक्लेरेशन आपका लॉन्च किया गया। तो ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है कर्नाटका के द्वारा, राइट। तो यहाँ पर कर्नाटका जो है वो एक अपने आप में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और इनोवेशन में लीडर बनेगा। गाइज ऑल्दो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज कन्नड़ लैंग्वेज को लेकर हो रही है, बट अगर कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं देश में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए, देश में यहाँ पर कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए और बहुत सारी चीजों को करने के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं वो जो इनिशिएटिव्स है उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जो हमारे बाकी स्टेट्स हैं उन्हें यहाँ पर ऐसे स्टेट से इंस्पायर होना चाहिए और इंस्पायर होकर कुछ बेहतर करना चाहिए। What was the overall global ranking of Indian team at the 57th International Chemistry Olympiad 2025 in Dubai? तो यहाँ पर इंडियन टीम जो है उनकी ग्लोबल रैंकिंग पूछी गई है 57th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में। तो यहाँ हमें मिले हैं 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स, एंड हमारी जो रैंक है वो है 6th, ठीक है, विच इज गुड। नेक्स्ट आ जाते हैं। What was the value of RBI's Financial Inclusion Index for the fiscal year 2025? तो ये मैंने बताया था 67 था, और लास्ट ईयर ये 64.2 था, और उससे पहले कितना था, 60.1 था। कौन सी ईयर में? 2023 में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नंबर्स आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अभी हमारे पास में नेक्स्ट न्यूज क्या है, कौन से स्पेसिफिक पैरामीटर्स है? तो ये मैंने आपको बताया था अभी, एक्सेस होता है, यूसेज होता है और क्वालिटी होता है। इनके परसेंटेज भी आप याद रख लेना। अगर आप कोई भी ईपीएफओ का एग्जाम, आरबीआई का, पीएफआईडी का देने जा रहे हो, मतलब कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज के किस तरह के एग्जाम्स आप देने जा रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पर है बीमा सखी योजना। बीमा सखी योजना कौन लेकर आया है? एलआईसी लेकर आया है, एंड काफी अच्छी और इम्पोर्टेंट ये आपकी स्कीम है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पूछ रहे हैं इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसीज देनी है अर्बन यूथ को। दूसरा बोल रहे हैं परफॉर्मेंस बेस्ड एजेंसी रोल्स और स्टिपेंड्स देने हैं रूरल वीमेन को, राइट। तो यहाँ पर आप सखी किसको बोल रहे हो? आप फ्रेंड्स को ना, फीमेल फ्रेंड्स को। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो वीमेन रूरल एरियाज में अच्छा काम कर रही है एजेंसी रोल्स में, उनको हमें अच्छे स्टिपेंड्स देने हैं, और यहाँ पर इन्हीं को
बेसिकली कहीं ना कहीं एम्पावर करने के लिए यहाँ पर ये लेकर आए हैं, ठीक है। और इन विमेन की एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 70 साल के बीच में। नेक्स्ट है, इन जून 2025 which of the following core industries contributed most significantly to the positive growth of the index of 8 core industries। तो जो हमारी यहाँ पर 8 core industries हैं, ठीक है, उसमें हमने देखा है कि पॉजिटिव ग्रोथ देखने के लिए मिला है। तो कौन सी वाली कोर इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने ज्यादा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है, ठीक है, इसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अपना प्रोवाइड करा है। आपको ये पता होना चाहिए इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। देखो कौन कौन सी कोर इंडस्ट्रीज हैं, सबसे पहले तो आपका कोल आ जाता है, फिर आता है क्रूड ऑयल, फिर आता है नेचुरल गैस, फिर आते हैं रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इसके बाद आते हैं फर्टिलाइजर्स, फिर आता है स्टील, फिर आता है सीमेंट एंड देन आता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये 8 आपके पास कोर इंडस्ट्रीज रहते हैं एंड ये मंथली प्रोडक्शन इंडेक्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, एक लीड इंडिकेटर होता है और हमें यहाँ पर बेसिकली पता चलता है कि कितना इनका वेटेज है। एंड ये ओवरऑल इनका जो बेसिकली क्या होता है, देखो अब ये जो आपकी पूरी वेटेज रहेगी यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स जो होता है हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें इनको यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश जो है वो रिसेंटली सेकंड स्टेट बना है टू पास द जन विश्वास बिल। यहाँ पर जन विश्वास बिल को पास करने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा स्टेट बन गया है, ये बन गया है आपका सेकंड स्टेट। तो फंडामेंटल एम क्या है इस लेजिस्लेशन का, हम इसे क्यों लेकर आए हैं, तो देखो ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 2022 में, ठीक है। क्यों हुआ था कि यहाँ पर जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं या बिजनेसेस हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा कंप्लायंस बर्डन है, उसे हमें कम करना है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम प्रमोट कर पाए, यहाँ पर इंश्योर कर पाए। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या फंडामेंटल एम था, तो अब आप खुद बता सकते हो। पहला बोल रहे हैं गवर्नमेंट ओवरसाइड इंडस्ट्रीज पर बढ़ाने के लिए, दूसरा बोल रहे हैं यहाँ पर पेनल्टीज एनहांस करनी है, तीसरा बोल रहे हैं डीक्रिमिनलाइज करना है माइनर ऑफेंसेस को। तो जो छोटी छोटी यहाँ पर ऑफेंसेस हैं उनको हम क्रिमिनल से सिविल ऑफेंसेस में ले आएंगे ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर फिर यही आंसर है एक्चुअली, तो इसी को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पर सेकेंड ऐसा स्टेट बन चुका है जिसने इसको यहाँ पर पास कर दिया है। नेक्स्ट है वीएस अच्युतानंदन, अभी इनका काफी चल रहा था ना, अभी इनका डेथ हो गया था, तो ये पूछ रहे हैं कि इनका भी डेथ हुआ था, तो एक प्रोमिनेंट फिगर थे कौन से स्टेट में, तो ये केरला में थे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 2 से 3 दिन तक इनका पूरा का पूरा ये सारा चीजें चली हैं और काफी ज्यादा वहां पर इनकी रिस्पेक्ट भी होती है। तो वीएस अच्युतानंदन, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ये वहां पर पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी वहां के रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इनके बारे में, हाँ एक इनसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पार्टी के साथ एसोसिएटेड है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ठीक है। इसमें भी 2 होते हैं आपके, तो मार्क्सिस्ट वाले के साथ में ये एसोसिएटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जून 2025 में कितने जनधन योजना बैंक अकाउंट जो हैं वो यहाँ पर ओपन हुए हैं अकॉर्डिंग टू एनहांसिंग ईज ऑफ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो जनधन योजना बैंक अकाउंट्स कितने खोले गए हैं जून 2025 तक, तो यहाँ पर 55.22 करोड़ बेसिकली बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं टोटल ओवरऑल, ओके। फिर अच्छा जनधन योजना जो है वो आपकी कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी, फिर ये भी बता दो, कोई किसी को पता है कितना कब लॉन्च हुई थी, बताओ लॉन्च ईयर क्या है इसका, ये आपको पता होना चाहिए। लॉन्च ईयर्स आपको सभी स्कीम्स के, जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्कीम्स एटलीस्ट जो फ्लैगशिप स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी लॉन्च डेट आपकी रही थी 15 अगस्त 2014, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम, ओके जल जीवन मिशन वाला स्किप हो गया ना, एक सेकेंड, हाँ जी। तो ये PMJDY के लिए है, जल जीवन मिशन जो है, अब यहाँ पर इसके बारे में पूछ रहे हैं कि जो जल जीवन मिशन है इसने यहाँ पर टैप वाटर कनेक्शंस को इंक्रीज कर दिया है।
तो कितने टैप वाटर कनेक्शंस हो चुके हैं अब, कि मतलब कितने करें हाउस होल्ड में ये टैप वाटर कनेक्शन पहुंच चुका है, ये आपको बताना होगा। तो बताओ, ये है आपका 15.62 करोड़। ठीक है, तो ये स्कीम कब आई थी? पीएमजेडीवाई आई है 2014 में, ये स्कीम आई है 15 अगस्त को ही, लेकिन 2019 में। ठीक है, तो ये यहाँ पर वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं सभी रूरल हाउस होल्ड्स को, राइट। और इनका कब तक ये प्रोवाइड कर देना है इनको? 2028 तक, राइट। चलो, which government scheme aimed at boosting solar power installation in rural areas has been extended until March 2026। तो यहाँ पर अपना सोलार पावर इंस्टॉलेशन जो है रूरल एरियाज में, उसे बढ़ाने के लिए कौन सी स्कीम आई थी? पीएम कुसुम आई थी। तो पीएम कुसुम जो है अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, कितने साल तक? 1 साल के लिए। तो अब ये 2026 तक चलेगी। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से ईयर में आई थी ये भी आपकी 2019 में ही लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पर कोशिश की गई थी कि हम क्या करेंगे, सोलार वाटर से, ठीक है, एक तो पंप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, और क्या करेंगे, सोलार, बेसिकली सोलार एनर्जी यहाँ पर लोगों के पास हो, ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज भी उनके पास में पहुंच पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सोलार पार्क स्कीम टाइमलाइन जो है वो भी एक्सटेंड हो गई है। तो कौन से फिस्कल ईयर तक पहुंच गई है ये, बिना किसी फिस्कल इम्प्लीकेशन के, मतलब कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पैसा ऐड नहीं करा गया है, बस टाइम ऐड कर दिया गया है। तो ये है आपका 2025-26। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए पीएम कुसुम स्कीम आई है आपकी मार्च 2019 में। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर आपके लिए सोलार पार्क स्कीम की, तो सोलार पार्क स्कीम आप बताओ कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी? सारे स्कीम्स के मैं बताऊंगी या कुछ कुछ आपको पता भी है? अगर नहीं पता है ना, तो थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ना शुरू कर दो, काफी सारे एग्जाम्स आपके नियर बाई ही हैं, 1-2 महीने में एग्जाम्स आने या नोटिफिकेशन तो एटलीस्ट आना शुरू ही हो चुका है। तो यहाँ पर सोलार पावर स्कीम जो थी वो आई थी कि हमें ना 500 मेगावाट या उससे ज्यादा के यहाँ पर बेसिकली कंसेंट्रेटेड जोन्स बनाने हैं सोलार पावर जनरेशन के लिए। एंड ये आपका स्कीम जो है, इसमें इन्होंने कोशिश किया था कि जैसे यहाँ पर एक पावर सोलार पार्क लेकर आए थे, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क लेकर आए थे, तो इस तरीके से लेकर आए थे। और ये स्कीम आपकी लॉन्च हुई थी 2014 में। ठीक है, पीएम युवा 3.0। अब पीएम युवा स्कीम जो है उसको भी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये क्यों आई है, ये आई है ताकि जो हमारे यंग ऑर्डर्स हैं उनकी ग्रूमिंग की जाए। तो यहाँ पर ऑल इंडिया कंटेस्ट इलेक्शन, वो सॉरी ऑल इंडिया कंटेस्ट हुआ था, जो ड्यूरेशन थी इसकी मार्च 11 से। तो ये कब तक चलेगा, ये आपका जून 10 2025 तक चलेगा। अब पीएम युवा योजना के बारे में अगर हम बात करें, तो ये चाहते हैं कि जो अलग अलग राइटर्स हैं अलग अलग फैकल्टीज में, ठीक है, वो यहाँ पर एक स्ट्रीम उनकी तैयार हो और ये बहुत अच्छे से काम करें, और इनको कहीं ना कहीं हम मेंटरशिप दें, एक्सपोजर दें। तो कौन से राइटर्स होंगे जिनकी एज 30 साल से कम की है? ठीक है, चलो, अच्छा ये स्कीम कब आई थी आपकी? मार्च 11 2025 से स्टार्ट हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्पेसिफाइड थीम? कौन सी इनमें से एक थीम नहीं है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायोस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, रोल ऑफ यूथ इन डिजिटल इंडिया। ये चारों तो इनकी थीम है, लेकिन यहाँ पर रोल ऑफ यूथ इन डिजिटल इंडिया इसकी थीम नहीं है, बाकी सारी थीम्स है। ठीक है, which schemes provide partial remuneration for wage loss to pregnant and lactating mothers? अब देखो बहुत सारी मदर्स जो यहाँ पर प्रेग्नेंट है, उनकी कभी कभी हेल्थ खराब हो जाती है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो काम पर नहीं जाती। अब स्पेशली अगर हम बात करें गांव की औरतों की जो खेत वगैरह में जाते हैं या फिर सेमी अर्बन एरियाज में, जिनके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है, तो उनकी तबीयत थोड़ा जल्दी खराब भी हो जाती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इनको जितना अमाउंट ये अर्न करते हैं उसका पार्शियल रेन्यूमरेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये कौन सी स्कीम के अंडर है? पीएम मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, तो ये यहाँ पर पार्शियल रेन्यूमरेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी स्कीम है जो कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन देना चाहती है स्ट्रीट वेंडर्स को? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पीएम स्वनिधि स्कीम यहाँ पर प्रोवाइड करती है। लेटेस्ट वर्जन आया है कौशल विकास योजना का, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा वर्जन चल रहा है? 4.0। नेक्स्ट है, बजट आउटले कितना है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के लिए
फॉर द पीरियड 2021-2026। तो ये आपके लिए है 1,41,600 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में तो आपको पता ही है। और इसी के साथ में हमारी आज की न्यूज कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की न्यूज आप अच्छे से पढ़ें, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे करंट अफेयर्स मैगजीन को, जिसमें कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर आपकी मंथली मैगजीन्स, अलोंग विद दैट पीआईबी का, आरबीआई, सेबी के सर्क्यूलर्स का हम एक अलग से यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। और आपको 7 बेसिकली पार्ट्स में टॉप 150 एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं हर महीने के, जिसकी एक्सप्लेनेशन भी काफी डिटेल्ड रहती है। एंड इसके अलावा जो लोग यहाँ पर आरबीआई, सेबी या फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए हम ऑल्टरनेटेड डिस्क्रिप्टिव आंसर प्रैक्टिस भी रखते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर पाओ। और ये सब आपको मिलता है एक ही कोर्स में, जो कि हमारा करंट अफेयर्स का है। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम लिंक ले लो और उसको ज्वाइन कर लो। इसके अलावा आरपीआई एप्लीकेशन जो है उसको भी डाउनलोड करना मत भूलना। एंड वहां पर अगर आप जाओगे तो आपको अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड, जैसे यहाँ पर ईपीएफओ, टीचिंग और रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है, जैब, कैप, सबसे रिलेटेड अलग अलग यहाँ पर कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे। आप चाहो तो उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमारे फ्री इनिशिएटिव्स भी आपके लिए आते रहते हैं। तो सभी चीजों के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, और आरपी एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना नहीं भूलना। आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब मिलेंगे अगले हफ्ते एक अगले लेक्चर के साथ में, जहां हम कुछ और करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।